सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Good morning everyone, my name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video analysis of The Hindu. Today is 23rd of May 2024. To begin with, what are the important events that we celebrate on 23rd May 2024? So basically हम लोग 23rd May को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग 23rd May को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। फर्स्ट टाइम 2000 में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। अब ये डेट के बारे में चीज़ हो गई। 23rd ऑफ मे को क्या एक इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे 2000, वर्ल्ड टर्टल डे। और वर्ल्ड टर्टल डे फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था? इन द ईयर 2000, ठीक है। अब नाउ दिस इज योर पेज नंबर 1। अब जो आज का 23rd ऑफ मे 2024 का पेज नंबर 1 है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सो हम लोग पहले इम्पॉर्टेंट हेडिंग की तरफ देख लेते हैं, टाइम कम लगेगा, फिर हम लोग न्यूज़ की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो बेसिकली शन डिवाइसिव स्पीचेस, इलेक्शन कमीशन टेल्स बीजेपी एंड कांग्रेस, कमीशन राइट्स टू पार्टी excuse me, election commission writes to party president, asks star campaigners to refrain from any campaign methods along religious or communal lines, faults Nadda's response to poll bodies notice। So basically इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक लेटर लिखा था। उस लेटर में एक रिक्वेस्ट किया गया था बेसिकली कि आप लोग किसी भी तरीके का ऐसा कैंपेनिंग मत करिएगा जिसमें रिलीजियस और कम्युनल लाइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया हो, ठीक है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन ऑन पेज नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑन द पेज नंबर 1। अब पेज नंबर 1 पे जो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारी, वो क्या है बेसिकली? Ireland, Norway and Spain set to formally recognize the statehood of Palestine. Ireland, Norway and Spain set to formally recognize the statehood of Palestine. अब ये तीन ऐसी यूरोपियन कंट्रीज में तीन ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बेसिकली पैलेस्टीन का जो स्टेटहुड था उसे एक्नॉलेज किया है, रिकॉग्नाइज किया। दैट मीन्स दैट दीज थ्री कंट्रीज बिलीव दैट Palestine is a different state altogether. Now moving on, Iran, Norway and Spain announced on Wednesday that they will formally recognize the state of Palestine, even as reports emerged of Israel pushing its way further into Rafah in southern Gaza. अब ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें बेसिकली इतनी सी चीज़ डील की गई है दैट आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन हैज़ formally recognized the statehood of Palestine, although there are reports that Israel is continuously penetrating into the Rafah area of southern Gaza। इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो ये हमारे तीन कंट्रीज थे, आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन, इन्होंने जो पैलेस्टीन का जो फॉर्मल स्टेटहुड होता है उसे रिकॉग्नाइज किया है। नाउ अब जो इसका इम्पैक्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एक्शन हो गया दैट दिस थ्री पर्टिकुलर कंट्रीज हैव रिकॉग्नाइज्ड द स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, उस इम्पैक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इम्पैक्ट इसका ये हुआ है, इजराइल फ्यूरियस रिकॉल्स इनवॉइस फ्रॉम द थ्री कंट्रीज। बेसिकली Israel reacted with a fury after three European countries said on Wednesday that they would recognize a Palestinian state more than 7 months ago the devastating Gaza war. Then 7 months into it, Israel said immediately that it was recalling its envoys to Dublin, Oslo and Madrid. Basically इन तीन कंट्रीज़ में जो एम्बेसडर या जो भी इनके मतलब एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जो इन्होंने अपॉइंट किए होंगे इन पर्टिकुलर तीन कंट्रीज़ में, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन में, ये सारे के सारे जो इजराइल है इन तीनों कंट्रीज से अपने एम्बेसडर और इन्वॉइस को वापस बुला रहा है। किस लिए? क्योंकि इन तीन कंट्रीज़ ने पैलेस्टीन को स्टेटहुड या पैलेस्टीन का जो स्टेटहुड था उसे एक्नॉलेज किया है, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे सेकेंड न्यूज़ पे। इसमें सिर्फ इतना ही चीज़ हमें याद रखना है कि तीन कंट्रीज़ हैं। तीन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन। अब आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने क्या किया कि इन्होंने
पैलेस्टीन का फॉर्मल स्टेटहुड रिकॉग्नाइज किया। अब इसके इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि मतलब एक ये एक्शन हो गया। अब इस एक्शन का एक रिएक्शन आया इसराइल की तरफ से। इसराइल ने क्या किया कि इसराइल ने इन तीनों कंट्रीज से जो इनके बेसिकली एम्बेसडर्स थे या जो इनके इन्वॉइस थे इन तीनों कंट्रीज में जो डिप्लॉयड होंगे, जो बेसिकली इसको इसराइल ने वापस बुला लिया। ठीक है, मूविंग ऑन। It's now this is very important news. High Court cancels OBC certificate issued in Bengal since 2010. Now the Calcutta High Court on Wednesday, that means yesterday, the Kolkata High Court yesterday, they have cancelled all the OBC certificate issued in West Bengal since 2010. 2010 से वेस्ट बंगाल में जितने भी OBC सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे उन सबको कैंसिल कर दिया है किसने, हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा ने। अब इसमें ये जो जजमेंट था एक डिवीजन बेंच ने दिया था। डिवीजन बेंच का मतलब क्या होता है, जब किसी भी बेंच में 2 जजेस रहते हैं तो हम लोग उसको बेसिकली बोलते हैं डिवीजन बेंच। अब जो डिवीजन बेंच थी इसमें कौन कौन से जजेस थे, ताब्रता चक्रवर्ती एंड राजशेखर मांथा। अब ये जो 2 जजेस की डिवीजन बेंच थी, इन लोगों ने बेसिकली ये बोला है कि कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट 2010 के बाद इशू किए गए थे उन सब को हम लोग कैंसिल करते हैं। अब इतनी लाइन सुन के आप लोगों के दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस पर्टिकुलर मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट के थ्रू पे बहुत सारे लोगों को जॉब वगैरह लगी होंगी, तो उनका क्या होगा जिन लोगों को जॉब लग चुकी होगी बेसिकली। नाउ however, the court clarified that individuals who had already secured employment using this certificate would not be affected by this order. The verdict is set to affect about 5 lakh OBC certificates issued after 2010. Basically, there will be zero impact on the people. There will be zero impact on the individuals who have already secured the job using or they have already secured the job through OBC सर्टिफिकेट। जिन लोगों ने OBC सर्टिफिकेट को यूज करके जॉब ऑलरेडी पा ली है उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी। बट हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली कि 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है, उसमें उन्होंने सीधी सी एक इतनी सी बात बोली है कि अराउंड 5 लाख सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट जो 2010 के बाद इशू किए गए थे, हम सारे के सारे ओबीसी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर किसी इंसान ने, अगर किसी इंडिविजुअल ने उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का यूज करके कोई जॉब कहीं पे ली है तो उसके जॉब पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, बस हम ओबीसी सर्टिफिकेट हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। और इसमें कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट जो इसकी ऑब्जर्वेशन है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। The judgment was declared in the open court. The court instructed the West Bengal Backward Class Welfare Department in consultation with the State Backward Class Commission to prepare a report for the state legislature. This report, the court directed, should include the court directed should include recommendations for the inclusion of new classes or the exclusion of remaining classes from the state's list of OBCs. बेसिकली जो हाई कोर्ट है उन्होंने वेस्ट बंगाल का जो बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट है और जो स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है उनको बोला है कि आप लोग एक स्टेट लेजिस्लेचर के लिए यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर एंड यू हैव टू डू टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप लोगों को अगर लगता है कि किसी स्पेशल या किसी ऐसे क्लास को हमें इंक्लूड करने की जरूरत है इन द स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी तो आप उसे इंक्लूड करेंगे। अगर आपको किसी को लगता है कि कोई एक ऐसी कम्युनिटी या कास्ट है जिसे हमें पर्टिकुलरली इस ओबीसी की लिस्ट से एक्सक्लूड करना चाहिए तो आप ये सारे जो सजेशंस हैं इंक्लूड करने को और एक्सक्लूड करने को लेकर के ये सारे के सारे सजेशन आप स्टेट लेजिस्लेचर को एक रिपोर्ट में देंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन फॉर द डे, अगेन देयर आर फ्लरी ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू द मतलब रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग्स। अब पॉलिटिकल न्यूज़ आप लोगों की नहीं खत्म होने वाली हैं, आप लोगों को 5-6 जून तक वेट करना होगा। द हिंदू हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, इंडिया के जितने भी मेजर न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं सारे के सारे न्यूज़पेपर अपना पूरा स्पेस दे रहे हैं इलेक्शन को कवर करने के लिए, और देना भी चाहिए। हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ये। क्या बोलते हैं ये किसी भी डेमोक्रेसी में एक फेस्टिवल की तरह होता है ना इलेक्शन, तो उस फेस्टिवल को सारे न्यूज़पेपर इनफ स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल न्यूज़ है, किसी का कोई भी रेलेवेंस नहीं है। कन्हैया कुमार, Who does PhD for politics? I am here to end BJP's dictatorship. Now, another political news कि PhD ऐसे ही कौन करता है। मैं तो बीजेपी की डिक्टेटरशिप ख़त्म करनी है मुझे, वरना पॉलिटिक्स करने के लिए PhD की क्या ज़रूरत है। गुड पॉइंट रेज बाय कन्हैया कुमार कि पॉलिटिक्स करने के लिए PhD करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, ना मूविंग ऑन।
दिस इज़ अ फन पार्ट. नो, लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस. अब हम लोगों ने मतलब हम लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ केरला से रिलेटेड हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं. नाउ देयर इज़ अगेन अ न्यूज़ रिलेटेड टू केरला. अब क्या हुआ है, जो केरला के गवर्नर है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, Mr. Arif Mohammad Khan declines ordinance on the ward delimitation citing MCC. सो बेसिकली केरला गवर्नमेंट ने 2025 में केरला में म्यूनसिपैलिटी जो मतलब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं वो 2025 में केरला में होने वाले हैं. तो उन इलेक्शंस के पहले बेसिकली केरला ने क्या किया कि डिलिमिटेशन करके वो लोग बेसिकली जो वहाँ पे नंबर ऑफ वार्ड्स हैं केरला में उनको इंक्रीज़ करना चाह रहे थे. इसके लिए क्या होता है, अब ऑर्डिनेंस अगर इशू करना है तो ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए गवर्नर के पास पावर कहाँ पे होती है, आर्टिकल 213. सो बेसिकली जो ऑर्डिनेंस का जो प्रोमलगेशन होता है वो कौन करता है, वो करता है गवर्नर के पास पावर होती है. अब गवर्नर के पास पावर होती है आर्टिकल 213 में, और ये पावर अभी है किसके पास, मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान के पास. नाउ अब जो मेन न्यूज है उस पर जरा सा आ जाते हैं. केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान इन अ सिग्निफिकेंट मूव हैज़ डिक्लाइंड द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF गवर्नमेंट्स request to promulgate an ordinance establishing a delimitation commission to redraw the boundaries and to increase the number of local self governments wards based on the 2011 census. बेसिकली केरला गवर्नमेंट ने एक डिलिमिटेशन कमीशन को और फॉर्म करने के लिए बोला था, या गवर्नर से एक रिक्वेस्ट किया था कि आप एक ऑर्डिनेंस लेकर के आइए. उस ऑर्डिनेंस में बेसिकली यू हैव टू एस्टैब्लिश अ डिलिमिटेशन कमीशन एंड दैट पर्टिकुलर डिलिमिटेशन कमीशन विल रीड्रॉ द बाउंड्रीज एंड विल इंक्रीज द number of wards in the local self governments based on the 2011 census. But Mr. Arif Mohammad Khan has politely declined this request of Kerala government, and he has stated that we cannot bring this ordinance at this particular moment because there is already model code of conduct is into play. अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम अगर चाहें भी तब भी आर्टिकल 213 का यूज करके ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं. ये स्टेटमेंट किसने दिया, आरिफ मोहम्मद खान ने, जो केरला के गवर्नर. उन्होंने सीधे सी एक बात बोली कि हम जो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि दैट वी शुड फॉर्म अ डिलिमिटेशन कमीशन, अब उस डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011 वो लोग केरला में जो वार्ड्स हैं उनकी सीट्स बढ़ाना चाहते हैं. पहले अगर कुछ एक्स नंबर ऑफ वार्ड्स होंगे सो बेसिकली अब उनमें वो कुछ नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं. ठीक है, इस चीज़ के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया था गवर्नर से कि आप एक ऑर्डिनेंस पास कर दीजिए, बट गवर्नर ने सीधे पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया कि वी कैन नॉट ब्रिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस एज देयर इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इनटू एग्जिस्टेंस. दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ब्रिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस. नाउ मूविंग ऑन. अब ये एक बैंगलोर से कर्नाटका से रिलेटेड न्यूज़ है कि वहाँ पे कुछ ह्यूमन बींग्स के यूज़ के लिए कुछ ड्रग्स वगैरह आए थे और कुछ ड्रग मेडिसिन थी और कुछ टैबलेट्स वगैरह थे. उस पर बेसिकली क्या हो गया था, लेबल्ड एज दोज फॉर द एनिमल हस्बेंड्री. बेसिकली जो सारी दवाइयाँ मेडिसिन यूज़ के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए आई थी उनमें लेबलिंग कर दी गई है कि वो एनिमल के यूज़ के लिए हैं. ठीक है, तो ये दिस इज़ अ मेजर मिस्टेक जो हो गई है अभी केरला में, कर्नाटका में. अब हम लोग आगे मूव करेंगे. अब we all know that day before yesterday the president of Iran has passed away in a tragic helicopter accident. In that particular accident the president of Iran, with vice president in Tehran is the capital of Iran. ठीक है, with the vice president in Tehran, India shows solidarity with Iran. तो इंडिया बेसिकली क्या करना चाह रहा है, इंडिया इज ट्राइंग टू शो solidarity with Iran. क्यों, बिकॉज ईरान हैज़ लॉस्ट इस प्रेसिडेंट इन अ ट्रैजिक हेलीकॉप्टर क्रैश. अब इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो ईरान के प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई है, इब्राहिम रईसी. अब जो इब्राहिम रईसी की डेथ हुई है इस चीज़ के लेकर के मतलब बेसिकली इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट तेहरान गए हैं तो पार्टिसिपेट इन द मेमोरियल सर्विसेज. अब जो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही, मतलब बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं जिनकी डेथ हुई है
उनको बेसिकली एक गुड बाय के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। उस पर्टिकुलर इवेंट में इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जगदीप धनखड़, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब सिर्फ इस पर्टिकुलर न्यूज़ में हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हम अगर चाहें तो इंडिया और ईरान के जो डिप्लोमेटिक और बायलैटरल रिलेशन है उनको भी डिस्कस कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट न्यूज़ टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज दिस पर्टिकुलर न्यूज़ टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ द ईरानियन प्रेसिडेंट, और वहाँ पे इंडिया कैसे इस चीज़ को उनके मेमोरियल में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने जगदीप धनखड़ वहाँ पे गए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करेंगे। नाउ मूविंग ऑन, Cambodia, Myanmar and Laos emerges as hub of organized financial crimes. Nearly half of financial frauds targeting Indians originating from 3 Southeast Asian countries of Myanmar, Cambodia and Laos. Basically 3 Southeast Asian countries हैं, म्यांमार, कंबोडिया एंड लॉस। इंडिया में जितना भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है उसका जो मतलब मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें होती हैं वो यहीं से इमर्ज करती हैं, इन्हीं 3 कंट्रीज से। ठीक है, कंबोडिया, म्यांमार एंड लाओस से। ठीक है, अब बेसिकली आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि बहुत सारे ऐप्स वगैरह हैं जो बेसिकली अनऑफिशियली कहाँ से रन कर रहे हैं, इन 3 कंट्रीज से, कंबोडिया, म्यांमार एंड लाओस से। अब बेसिकली यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखिए कि बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस का भी यूज़ किया जा रहा है। अलग अलग तरीके के वेब एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ किया जा रहा है। अब जब उन वेब एप्लीकेशंस की कोडिंग देखी गई कि इनका कोडिंग लैंग्वेज क्या है, तो कोडिंग लैंग्वेज इज़ चाइनीज़। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना कैसे इंटरफेयर कर रहा है जो इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स और क्राइम हो रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करने में। नाउ मूविंग ऑन, अगेन पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, दीज ऑल आर पॉलिटिकल न्यूज़। हमारे लिए कुछ भी रेलेवेंट नहीं है इसमें, विल स्किप इट। Again, political news. No legal mandate to share voter turnout with public, says Election Commission. Now, this is one important news, and we have to cover it in a, The Election Commission on Wednesday told the Supreme Court that there was no legal mandate to provide the voter turnout data to any person other than the electoral candidates or their agents. So basically there was a petition by the Association for Democratic Reforms in the Supreme Court of India. In that particular petition, Association for Democratic Reforms has demanded that Election Commission of India should reveal the voter turnout data for the general public or to the general public. Now, in response to that particular petition, what Election Commission of India has stated, Election Commission of India has said that it is not bound or it is not obligated, it is not bound to reveal the data, it is not bound to reveal the data at all for the general public. It is only bound to reveal this particular data or to give this particular data to the electoral candidate और to their agent. So basically Election Commission of India ने ये बोला कि हम लोग बाउंड नहीं, हम लोग लीगली बाउंड नहीं है कि हमें ये जो वोटर टर्नआउट डेटा है ये रिवील ही करना है। हम लोग सिर्फ ये डेटा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि जो वोटर टर्नआउट डेटा होता है हम लोग सिर्फ जो इलेक्टोरल कैंडिडेट होता है जो उसके एजेंट होते हैं सिर्फ उन्हीं को देने के लिए अलाउड है। बाकी हम किसी को ये पर्टिकुलर जो डेटा होता है लीगली वी आर नॉट bound to reveal the data. Now what else they said, there is no legal mandate to provide form 17C. Now focus on this particular term, form 17C. What is form 17C? Form 17 is basically account of votes recorded to any other person other than the candidates or his agent, the EC said in a 225 page affidavit. Basically form 17C एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें टोटल कितना वोटर टर्नआउट रहा था वो चीज़ उसमें मेंशन की जाती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि वी आर नॉट बाउंड टू गिव फॉर्म 17C टू एवरीवन एंड वी आर ऑल्सो नॉट बाउंड टू रिवील द डेटा गिवन इन फॉर्म 17C. We are only bound to give this particular form 17C to the electoral candidate or to his agent. ठीक है, now moving on. Now this particular NGO, Association for Democratic Reforms, has filed this particular petition and they have this one basic contention that
The NGO had alleged an inordinate delay in publishing voter turnout details, followed by a sharp spike in figures from initial voter turnout percentage released by the election commission. तो ADR का एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ये था, एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ये था कि इनिशियल फेज में जब वोटिंग स्टार्ट होती है तो इनिशियली हमें ऐसा लगता है कि वोटिंग बहुत कम हो रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो परसेंटेज आता है, जो वोटर टर्नआउट डेटा जब सामने निकल के आता है, तब हमें पता चलता है कि बहुत सारे वोट्स ऐसे हैं जो इनिशियली देख के नहीं लग रहा था कि इतने लोगों ने ऐसा वोटिंग की होगी, बट जो एक्स्ट्रा वैगेंट फिगर आता है उसको लेकर के एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एक बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बस इतनी चीज़ें, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन गया था, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन गया था कि जो ये जो वोटर टर्नआउट डेटा है इसे पब्लिक फोरम पे रिलीज़ किया जाना चाहिए ताकि सब लोगों को पता चल सके कि किस पर्टिकुलर पार्टी को कितने वोट मिले हैं। बट इसमें क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट फाइल किया 225 पेजेस का सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर्टिकुलर एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली एक चीज़ बोली। उस एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या एक चीज़ क्लियरली बोली, उन्होंने सीधे सीधे बोला कि वी आर नॉट बाउंड टू रिवील दिस पर्टिकुलर डेटा। ये जो फॉर्म 17C होता है जिसमें जो पूरा वोटर टर्नआउट रहता है, मतलब कितनी वोट टोटल कास्ट की गई, वो जो डेटा होता है, वी आर नॉट बाउंड टू रिवील दिस पर्टिकुलर डेटा। हम सिर्फ ये डेटा किस किस को देने के लिए बाउंड है, जो इलेक्टोरल कैंडिडेट है, यानी जो कैंडिडेट खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है या जो उसका एक ऑथराइज एजेंट होता है, सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों के साथ हम लोग बाउंड हैं डेटा शेयर करने के लिए लीगली। ठीक है ना, मूविंग ऑन। Now this article, this particular article is it's very big, this particular article, but let's focus on this soul of this particular article। और इस जो particular article की soul है हम लोग सिर्फ उस पर फोकस करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे। Now a no limit bromance that is just not a bilateral matter, a no limit bromance, a bromance between Russia and चाइना, दैट इज़ नॉट जस्ट अ बायलैटरल मैटर। अब बेसिकली जो इसका मेन टॉपिक है, जो मेन हेडिंग है, वो ये इतना कहना चाह रही है कि जो दो कंट्रीज़ के बीच में जो अनलिमिटेड रोमांस हो रहा है, ये सिर्फ दो कंट्रीज़ के लिए कंसर्न की बात नहीं है, ये सिर्फ दो लोग, मतलब इन दो कंट्रीज़ के लिए नहीं है, ये बायलैटरल मैटर नहीं है, सिर्फ ये पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्न की बात है। अब वो दो कंट्रीज़ कौन कौन सी हो गई, वो हो गई आपकी रशिया, मिस्टर पुतिन, और चाइना, मिस्टर जी जिनपिंग। मिस्टर जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एंड मिस्टर पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अब इन दोनों लोगों के बीच में जो बढ़ता हुआ ब्रोमांस है, इट इज़ नॉट अ बायलैटरल मैटर, ये पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्न की बात है। क्यों? अभी रिसेंटली जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो अपने एक विजिट पे गए थे रशिया। अब रशिया को उन्होंने क्या बोला, जी जिनपिंग भी जो रशिया के चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक दूसरे को क्या बोला, ओल्ड फ्रेंड। रशिया एंड चाइना आर ओल्ड फ्रेंड। having met each other over the past 11 years, Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping are justified in calling each other old friend. Yet their summit in Beijing, ostensibly to mark the 75th anniversary of bilateral diplomatic relations, stand out arguably as among their most consequential meeting. So basically अभी जो रशिया के प्रेसिडेंट थे मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, वो 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं रशिया और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके 75 ईयर जब कंप्लीट हुए थे, तो मिस्टर पुतिन गए थे कहाँ, बीजिंग गए थे वहाँ पे एक बायलैटरल विजिट के लिए। अब उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बेसिकली जो पर्टिकुलर ऑथर ने रशिया और चाइना का जो रिलेशन है इसको 4 अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया है। अब हम लोग उन 4 डिफरेंट फेजेस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या वो 4 डिफरेंट फेजेस है। Over the past 2 centuries, relations have been fast through at least 5 phases. During the 19th century, Tsarist Russia took advantage of a weak China to expand to the Pacific, and the Soviet continued to hold these territories. Basically 19th century में रशिया ने कैसे चाइना के वीक होने का एडवांटेज लिया था और अपने आप को एक्सपैंड किया था पैसिफिक, और सोवियत यूनियन अब तक उन टेरिटरीज को होल्ड कर रही थी। ठीक है, अब एक फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1949 में चाइना में क्या हुआ कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि
इन दोनों के बीच का जो सेकंड फेज़ था वो स्टार्ट हुआ। सेकंड फेज़ में क्या हुआ कि फिर जब चीज़ें ठीक ही हो रही थी रशिया और चाइना के बीच में, फिर 1962 में इंडिया और चाइना वॉर स्टार्ट हो गया। इंडो चाइना वॉर के बाद क्या हुआ, इंडो चाइना वॉर के बाद क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, रशिया वॉज ऑलवेज एन एलाई टू इंडिया। अब रशिया वॉज ऑलवेज एन एलाई टू इंडिया, बट 1962 में अगर इंडिया का जब वॉर हो गया चाइना के साथ, रशिया एंड चाइना हैड आर्म क्लैशेज इन 1969 ओवर द उसूरी रिवर बॉर्डर डिस्प्यूट। नाउ the fourth phase commenced in 1972 with the United States President Richard Nixon's dramatic visit to Beijing aimed at weaning China from the Russia-led Eastern Bloc। अब बेसिकली फोर्थ फेज था वो 1972 में स्टार्ट हुआ जब यूएस के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उनका एक बहुत ही ड्रामेटिक विजिट हो गया था बीजिंग में। अब वो जो विजिट था बेसिकली वो क्या था, चाइना और रशिया के बीच में कैसे चीज़ें थोड़ा सा इसलिए था, चाइना और रशिया के बीच में बेसिकली चीज़ें कैसे दूर की जाएँ, ये इसलिए था ये चीज़ जो ये था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब फोर्थ फेज तो ये स्टार्ट हो गया, फिर चाइना में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। 1989 का जो फेमस तियानमान स्क्वायर प्रोटेस्ट था, उसके बाद भी मतलब किसी ने चाइना पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और जो पूरा वेस्ट था और पूरी यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने क्या किया कि चाइना में हैवी इन्वेस्टमेंट किया, चाइना में हैवी इन्वेस्टमेंट किया। उस हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हुआ कि चाइना जो था वो वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया। वर्ल्ड फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ कि चाइना को ऑलमोस्ट अब हर एक कंट्री के साथ में जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे यूएस के साथ में उसका क्लोज टू $575 बिलियन का जो ट्रेड है वो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूएसए के साथ में। इंडिया के साथ में कितना है, इंडिया के साथ में कितना है, 118 बिलियन डॉलर, 118 बिलियन डॉलर। इंडिया का चाइना के साथ कितना ट्रेड है, 118 बिलियन डॉलर का, और चाइना का यूएस के साथ कितना ट्रेड है, 575 बिलियन डॉलर का। अब बेसिकली यूएस ने और जितने भी वेस्ट कंट्रीज थे उन्होंने चाइना को पूरा सपोर्ट किया 1972 के बाद में। 1972 के बाद में क्या हुआ कि जब उसको इमेंस सपोर्ट मिला तो चाइना ने अपने आप को एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री स्टैब्लिश किया कि हम चाइना में सब कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, वी विल मैन्युफैक्चर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको किसी वर्ल्ड में किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो चाइना वो चीज़ भी प्रोड्यूस करेगा। चाइना ने एकदम एग्रेसिव अप्रोच को अडॉप्ट किया, और इस पर्टिकुलर एग्रेसिव अप्रोच को एग्जीक्यूट करने में किसने हेल्प की, यूएस ने, और जो अदर कंट्रीज थी उन्होंने पूरी की पूरी हेल्प की। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद ये हुआ द करंट, अब जो चाइना और रशिया का जो फिफ्थ फेज था वो कब स्टार्ट हुआ रिलेशनशिप का, वो स्टार्ट हुआ 2012 में। When China's growing assertiveness alarmed the US into launching a pivot Asia, unveiling hard-line policies to stem China's rise and gradual economic decoupling. Basically, 2012 के बाद USA को रियलाइज हुआ दैट वी हैव टू अडॉप्ट अ पिवट एशिया अप्रोच। पिवट एशिया का मतलब क्या होता है, पिवट करने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कोई स्टार्टअप एक क्रिएट किया, अब स्टार्टिंग में वो स्टार्टअप था बेसिकली वो किससे रिलेटेड था, फूड डिलीवरी ऐप से रिलेटेड था, बट फूड डिलीवरी में वो ऐप इतना अच्छा या वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ और की कि मैंने बेसिकली पिवट किया और उस पर्टिकुलर ऐप को हमने क्या बना दिया, एक हम लोगों ने गुड्स डिलीवर करने के लिए, एक जैसे आप लोगों ने स्विगी जिनी देखी हो गया, उस तरीके से हमने उसको बना दिया। ये होता है पिवट का मतलब, जब आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट करते हैं। सो बेसिकली यूएसए को भी लग रहा है कि नाउ इन 2012 यूएस फेल्ट दैट नाउ इज द राइट टाइम टू टू हैव टू लॉन्च अ पिवट एशिया अप्रोच। पिवट एशिया अप्रोच का बेसिकली मतलब क्या है कि हम लोग एशिया से शिफ्ट करेंगे। अब एशिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो कौन था, चाइना था। अब इस चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है ना, मूविंग ऑन। Over the past 2 years, their convergence against the West has triggered a quantitative and qualitative surge in Russia-China trades. So basically एक important चीज़ और है जो चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप को इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथन कर रहा है, वो है कि चाइना और रशिया दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें वेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब वेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं दोनों रशिया और चाइना की, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के सैंक्शंस और बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें की गई इन दो देशों के साथ में। सो बेसिकली हुआ क्या कि चाइना और यूएसए जो है ना वो सेम चीज़ के विक्टिम, वी आर नॉट, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज द विक्टिम, बट टू एक्सप्लेन द करेक्ट रेफरेंस और द कॉन्टेक्स्ट वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टर्म एज विक्टिम। सो बेसिकली चाइना और रशिया बोथ आर द विक्टिम्स ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, द पॉलिसीज ऑफ द वेस्ट एंड द यूएस। वेस्ट और यूएस की जो पॉलिसीज थी जिसने क्या किया,
रशिया और चाइना को टारगेट किया। अब रशिया और चाइना का क्या हो गया, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। तो इस चीज़ से भी इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो सुपर पावरफुल कंट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब सुपर पावरफुल कंट्री कौन सी है जो अपने आप को क्लेम करती है कि दैट वी आर द वर्ल्ड पावर? अमेरिका। अमेरिका को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस चीज़ से। अब क्या हुआ है कि इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बावजूद भी जो रशिया और चाइना का ट्रेड है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। $240 बिलियन का ये ट्रेड पहुंच चुका है अब तक। बट हमें एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि यूएसए ना बहुत अलग अलग तरीके की बातें कर रहा है कि दिस इज़ मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बट हम इतने तरीके के सैंक्शंस लगा रहे हैं, बट हम इतने तरीके की चीज़ें कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में। डिस्पाइट ऑल दोज थिंग्स, जो चाइना और यूएसए के बीच में जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है या टोटल वैल्यू है वो कितना है, $575 बिलियन का। ठीक है, अब बेसिकली कुछ चीज़ें हम लोग जिसमें डिस्कस कर लेंगे कि जो मॉस्को, बेसिकली रशिया, जो मॉस्को है, मॉस्को और बीजिंग दोनों को ही बेसिकली वेस्ट के अप्रोच से दिक्कत हो रहा है। जो वेस्ट का अप्रोच है बेसिकली दिन ब दिन वो इन दो कंट्रीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता जा रहा है। बेसिकली इस वजह से इन दो कंट्रीज़ के बीच में और भी फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चाइना से पूरे वर्ल्ड को दिक्कत है, बट चाइना का अभी तक कोई परफेक्ट सब्सिट्यूट हमारे मार्केट में या हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना इज़ बेसिकली, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इज़ अ वर्ल्ड फैक्ट्री फॉर एवरीथिंग। आपको चाइना से सस्ता कहीं पे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए पूरा वर्ल्ड जो है ना वो चाइना से सब कुछ ले रहा है। बिकॉज पहले इनिशियली क्या किया कि वेस्ट और यूएस ने सपोर्ट करके चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री बनाया। नाउ चाइना इज यूटिलाइजिंग इट। अब सारे कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि चाइना में क्या है, लेबर बहुत चीप है, लेबर इज़ वेरी चीप। इस वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम रहता है, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया था कि बहुत सारी कंपनीज़ और कंट्रीज़ ने अपने जो बहुत सारा प्रोडक्शन था, यानी जो गुड्स का प्रोडक्शन होता था, वो कहाँ करना स्टार्ट कर दिया, चाइना में। अब इस वजह से चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रीज हो गई, चाइना का रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, सारी चीज़ें ठीक हैं। अब चाइना का रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो वेस्ट और यूएस जिन्होंने इनिशियली चाइना को सपोर्ट किया था, अब वही सारी कंट्रीज चाइना को सैंक्शन कर रहे हैं। अब रशिया के साथ भी यही चीज़ है कि रशिया यूक्रेन के साथ जब से वॉर पे गया है, सो बहुत कुछ कंट्रीज़ को छोड़ करके पूरा वर्ल्ड ही इसके अगेंस्ट हो गया है। तो रशिया को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। रशिया इज़ परफेक्टली ऑल राइट विद दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि हमारे किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है। दिस इज़ अनदर स्केरी फैक्ट कि आपके ऊपर आपको पूरी दुनिया ही नहीं पसंद करती, बट आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो रशिया के साथ में अभी वही चीज़ है। अब चाइना और रशिया दोनों कंट्रीज़ का ही अप्रोच जो है ना वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत क्लियर स्टैंड रहता है इन दोनों ही कंट्रीज़ का। अब इस वजह से बेसिकली ये जो टॉपिक था ब्रोमांस a no limit bromance that is not just a bilateral matter। अब बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ना there is no limit on the bromance between the China and Russia and this is not just a bilateral matter। क्यों? because there is no limit। जब कोई लिमिट ही नहीं बची है ब्रोमांस की, तो बायलैटरल एक्सरसाइजेस या जो बायलैटरल मैटर हो रहे हैं या जो इन दो कंट्रीज़ के बीच में चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ बायलैटरल मैटर अब नहीं होता है। अब अगर रशिया और चाइना के बीच में कुछ होता है तो वो एक इंटरनेशनल कंसर्न भी हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे इंडिया और रशिया आर द बेस्टेस्ट फ्रेंड। इंडिया एंड रशिया द बेस्टेस्ट फ्रेंड। बेस्टेस्ट कोई वर्ड होता नहीं, बट अज्यूम इट बेस्टेस्ट फ्रेंड। बट इंडिया और चाइना के साथ क्या है, जितने अच्छे दोस्त इंडिया और रशिया उतने अच्छे दुश्मन हैं इंडिया और चाइना। सो बेसिकली अब इसमें एक चीज़ आप देखिए, ये लव ट्रायंगल थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लव ट्रायंगल क्या है, दिस इज चाइना, इंडिया एंड रशिया। रशिया एंड चाइना आर फ्रेंड्स, इंडिया एंड रशिया आर फ्रेंड्स, बट इंडिया एंड चाइना आर नॉट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दिक्कत दो लोगों के लिए, दो कंट्रीज़ के लिए कौन कौन सी, इंडिया और रशिया के लिए दिक्कत है। इंडिया और रशिया के लिए क्या दिक्कत है कि इनका एक कॉमन एनिमी है, एक कॉमन कंट्री है चाइना, जो एक पर्टिकुलर कंट्री की दोस्त है, और एक पर्टिकुलर कंट्री की दोस्त है और एक की दुश्मन है। अब अगर कुछ होता है इंडिया और चाइना के बीच में, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक कोई एक्स इवेंट हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, विच शुड नॉट हैव बीन हैपेंड, जो उसको होना ही नहीं चाहिए था इनिशियली, तो उसमें फिर रशिया का क्या स्टैंड रहेगा, रशिया का क्या रोल रहने वाला, क्योंकि रशिया इज़ नाउ फ्रेंड ऑफ बोथ द कंट्रीज़। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था चाइना ने, उस इनिशिएटिव का क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कितनी कंट्रीज उसमें से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें मतलब ठीक है, और इसका सिर्फ एक जिस्ट ही हमें डील करना है,
ठीक है, अब हम लोग सेटिंग द बार करके आप लोग ये इधर पैसेज में एक हेडिंग देख रहे होंगे, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज टू इंपॉर्टेंट एंड इंस्टीट्यूट टू बी लेफ्ट इट्स ओन डिवाइसेस। बेसिकली क्या हुआ है कि कुछ टाइम पहले अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन इस बार कंटेस्ट कर रही हैं उनके सारे ही पॉलिटिकल लीडर्स को या जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें लीडर को एक लेटर लिख करके भेजा है कि आप लोग प्लीज़ कम्युनल और रिलीजियस स्टेटमेंट देना बंद करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर न्यूज़ वी आर डीलिंग है। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर लेते हैं। When control is disguised as reform, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर जजमेंट में, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजमेंट आए उनको बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज किया गया है। अब वो 3 जजमेंट कौन कौन से हैं? 15 फरवरी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट आया था, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जजमेंट आया था 15 फरवरी 2024 को आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम थी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अगला इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या था? 10 मई को आया था, जब 10 मई को क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की एक सिंगल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उनको 10 मई को क्या कर दिया था? बेल ग्रांट कर दी थी। और तीसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट है मई 15 को आया था। मई 15 को जो जजमेंट आया था, मई 15 के जजमेंट में जो न्यूज़ क्लिक के एडिटर इन चीफ हैं, ठीक है, उनको क्या किया था? बेल ग्रांट कर दी थी। तो ये 3 मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी या 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। पहला इलेक्शन EBS इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम थी, इससे हमने 15 फरवरी 2024 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देन अगेन अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी गई 10 मई 2024 को। फिर क्या किया गया? जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर थे उन्हें भी 15 मई को बेल दे दी गई, ठीक है। सो इतनी ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपको और चीज़ देखनी, दीज डिसीजंस आर हेल्दी आउटकम फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वेयर इंस्टीट्यूशंस हैव ऑटोनॉमी एंड देयर इज अ वर्किंग सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। So these decisions are healthy outcomes for any constitutional democracy where institutions have autonomy and there is a working system of checks and balances. तो these particular things are very important. क्यों? क्योंकि एक चेक्स एंड बैलेंसेस का डेमोक्रेसी में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी कोई चीज़ गलत कर रही है तो देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस बाय द अनदर अथॉरिटी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, जो पर्टिकुलर स्कीम आई कब थी, इंप्लीमेंट कब की गई थी? 2018 में। अब 2018 में जो स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी इसको 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट बिफोर द इलेक्शन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। नाउ अब यही सारी चीज़ें हैं कि अब 10 मई को जो जजमेंट आया, 10 मई को जो अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, उसको लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे कि वी रिजेक्ट द आर्ग्यूमेंट दैट द रीजिंग रिजल्ट इन ग्रांट ऑफ रिलीजियस स्पेशल स्टेटस टू पॉलिटिशियन ऑन मई 15 द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी कि इन 3 जजमेंट के बीच में कैसे कोहेरेंस बिठा करके हमें एक चीज़ ये बताई गई है, व्हेन कंट्रोल इज डिस्गाइज्ड एज रिफॉर्म। सो बेसिकली कैसे चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बट फिर भी उसे हम लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें भी। बिजनेस में RBI टू ट्रांसफ़र सेंटर, RBI टू ट्रांसफ़र 2,10,870 करोड़ सरप्लस है। सेल आइज चीपर कोल, सेबी शेल्फ प्लान नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस इज वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। जर्मन राइटर जेनी Erpenbeck along with translator Michael Hoffman were on Tuesday named winners of the International Booker Prize for the novel Kairos. अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? किस नॉवल को मिला है? काइरोस को। अब ये नॉवल लिखी किसने? इसका ऑथर कौन है? जेनी एर्पेनबैक, और इसे ट्रांसलेट किसने किया है? माइकल हॉफमैन ने। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है। नाउ अब ऋषि सुनाक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया? बेसिकली जुलाई 4 से इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं यूके में। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट और न्यूज़, बिम्स्टेक गेट्स लीगल पर्सनैलिटी आफ्टर चार्टर केम इनटू फोर्स।
The Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation will now be open to new members and observers after a historic first charter of the grouping came into force on May 20. बेसिकली जो बिम्स्टेक एक इनिशिएटिव था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो पर्टिकुलर आपका बिम्स्टेक एग्रीमेंट था, ये जो इसका चार्टर था, अब वो इन्फोर्स कर दिया गया May 20 को। इससे क्या होगा कि बिम्स्टेक को एक लीगल पर्सनैलिटी मिल जाएगी, का स्टेटस मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। नाउ स्पोर्ट्स सेक्शन में आज हमारे लिए इतनी कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ क्वाइट फनी। आरसीबी इस बार भी दिल जीत के रह गई, ट्रॉफी इस बार भी नहीं जीत पाई। 6 मैच लगातार जीत के प्लेऑफ पहुंच गए और 7वां मैच हार गए, तो इन्हें क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली हम लोगों के लिए जो आज 23 मई के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम लोगों ने कवर कर ली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होता है, प्लीज़ डू पंच इन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एनालिसिस।